विपक्ष की ताबड़तोड़ पंचायत पॉलिटिक्स। बीजेपी को जाटलैंड की चिंता सताई। किसानों के बीच जाना है, अपनी बात उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। टिकैत के आंसू बने प्रतिष्ठा का सवाल। उनको सच्चाई बताना कि भाई इन बिलों से आपको लाभ ही मिलने वाला है, नुकसान तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। नेताओं में छिड़ गई जाटलैंड की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में बात करेंगे जाटलैंड की, आंदोलनकारी किसानों की और इससे भी आगे हो रही सियासत की। किसानों के आंदोलन की लड़ाई जाटलैंड पर आकर टिक गई है। सरकार ने जाटलैंड के सियासी समीकरण को साधने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है ताकि टिकैत के आंसू से गुस्से की जो लपट उठी है उस पर पानी डाला जा सके। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का टिकैत ने रुख मोड़ा तो जाटों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सरकार इसे बखूबी समझ रही है, इसीलिए अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतार दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी की किलेबंदी क्या आएगी काम, या फिर विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी का खेल कर देगी खराब। बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन के इस महारण में बीजेपी को अब जाट वोटों की चिंता सता रही है। तभी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर जाट नेताओं की इस बैठक की तस्वीरों के साथ बीजेपी की रणनीति को समझिए। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश मिला और आज जाट नेताओं की नाराजगी खत्म करने की कवायदें शुरू हो गई। अगले साल यूपी में चुनाव है और पिछले 3 चुनावों से जाट बीजेपी का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। करीब 40 विधानसभा सीटों पर जाट वोटों का दबदबा है और बीजेपी जाटों को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। राकेश टिकैत के आंसुओं की कीमत अगर बीजेपी को जाट वोटों से चुकानी पड़ेगी तो उसे रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है अब बीजेपी नेताओं ने। 84 दिन हो गए लेकिन एक गज भी पीछे नहीं हटे हैं किसान। 11 राउंड की बातचीत बेकार चली गई। खतो खिताब सब धरा का धरा रह गया। न अपील काम आई और न ही कोई संदेश, न पीएम की सुनी और न ही मंत्री की। अब तो कल रेल का चक्का जाम करने का आंदोलनकारी किसानों का प्लान है। लेकिन सरकार को इससे ज्यादा चिंता जाटलैंड की है, जहां के किसानों ने टिकैत के आंसू को बना लिया है प्रतिष्ठा का सवाल। इसी जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने कल शाम बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कैबिनेट सहयोगी संजीव बालियान मौजूद थे। बैठक में हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी किसान नेताओं को भी बुलाया गया था। रणनीति यही है कि किसानों के बीच जाना है, अपनी बात उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अगर कुछ अच्छे सुझाव हैं जो सरकार कर सकती है वो सरकार करने के लिए तैयार है। और बिल के संबंध में कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश का इन बिलों से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। बीजेपी की बैठक से जो बातें सामने आई हैं उसे आपको समझना होगा। इस बैठक में 10 सांसद, 26 विधायक, करीब 1 दर्जन जाट नेताओं को बुलाया गया। इन नेताओं से खापों और आंदोलनकारी किसानों को मनाने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया। बीजेपी के किसान नेताओं से अफवाहों के खिलाफ सरकार की बातें पहुंचाने को कहा गया। बीजेपी के इस प्लान को पंक्चर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी ताल ठोक रहे हैं। पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं, देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने अपनी प्लानिंग से पर्दा उठाया। किसानों के बीच में जाना, उनके बीच में उनको बताना, उनको सच्चाई बताना कि भाई इन बिलों से आपको लाभ ही मिलने वाला है, नुकसान तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 1.25 करोड़ देशवासियों के हित की ही चिंता करते हैं, कभी नुकसान उनके रहते हुए हो ही नहीं सकता। बीजेपी को भविष्य की चिंता सता रही है और कांग्रेस वर्तमान के नतीजे से चिढ़ा रही है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ तो कांग्रेस ने जले पर नमक छिड़कने में जरा भी देरी नहीं की। क्योंकि पंजाब में सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर बिल को समझते हैं, तो उन्हें ये पता था भी अगर ये बड़े बड़े लोग जो अडानी अमानी तो हम नाम लेते हैं ना, ऐसे 500 लोग हैं, जब इनके पास रसोई आ जाएगी, दालचीनी आ जाएगी, तो वो रेट बढ़ेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब देश की सरकार को भी और बीजेपी को इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए।
अब ऐसे में समझना जरूरी है कि बीजेपी के अंदर खाने बेचैनी क्यों है। CSDS के सर्वे के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 77% जाटों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डाले। वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 91% हो गया, जबकि हरियाणा में 2014 में बीजेपी को सिर्फ 19% ही जाटों का वोट मिला। बाकी वोट कांग्रेस और INLD को चले गए। हालांकि 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 50% जाटों के वोट मिले। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय करीब 20 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला करती है। वहीं पश्चिमी यूपी के 17 लोकसभा सीटों पर जाटों के वोट किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। अगर हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी की बात करें तो कम से कम 40 लोकसभा की सीटों पर जाटों का दबदबा है। सियासत में जाटों की इतनी दखल को देखते हुए बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़े। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से ही ऐसी रणनीति बनाई है कि किसानों के आंदोलन से जाटों में जो गुस्से की आग धधक रही है उसे बुझाया जा सके और जाट लैंड पर उसकी सियासी पकड़ बनी रहे। लुधियाना से आनंद पटेल, चंडीगढ़ से सतेन चौहान, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो पूरा मामला आप समझ गए होंगे इस रिपोर्ट से। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये किसान आंदोलन को सुलझाने की लड़ाई है या फिर जाटलैंड की जंग बनती चली जा रही है? अपराजिता सारंगी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक जो कि मीडिया इंचार्ज हैं BKU के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके साथ सारंगी जी शुरुआत करना चाहती हूँ। जाट वोटों की चिंता सता रही है, इसीलिए तमाम नेताओं को लगा दिया है। अब जाट नेताओं को समझाना है, मनाना है, फुसला लेना है किसी तरह से। बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि जाट वोटों की चिंता नहीं सता रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने अगर हमारे निर्वाचित लोक प्रतिनिधि को बुलाया और उनसे बातचीत की तो मंशा एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि हम जो किसान संगठन के प्रतिनिधि बैठे हैं, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, सबके साथ हम बातचीत करें, संवाद का सिलसिला जारी रखें और उनको बताएं फार्म लॉज के बारे में। और मुझे लगता है 1-to-1 बातचीत का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए इन लोगों को बुला के कहा गया। और आप सब जानते हैं कि जनवरी 22 को ही आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने कहा था वी आर ए कॉल अवे। उसकी पुनरावृत्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। क्यों ऐसा हो कि कुछ किसान संगठन के प्रतिनिधि असंतुष्ट होकर बैठे रहे? हम चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत करें, वो हमारे पास आए या हम उनके पास जाएं। तो अभी हम लोगों ने पहल की है। ये तो हमारे लोग 1-to-1 बात करना चाह रहे हैं। ये तो कहने वाली बात हो गई सारंगी जी, ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन मन ही मन ये समझ तो आ रहा है ना बीजेपी को कि जाटों की नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। पंजाब में देखिए ना कैसे सुपड़ा साफ हो गया पंचायत चुनाव के नतीजे में। सवाल ये है, ईमानदारी से अगर बात कीजिए तो सवाल ये है कि अलग अलग जगहों पर पंचायत हो रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमने मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी वो, उसके बाद सचिन पायलट ने जो दौसा में किया, फिर बिजनौर में जहां प्रियंका वाड्रा गांधी गई वहां की। इन पंचायतों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको चिंता तो हो रही होगी ना कि जाट खिसक जाएंगे। टिकैत के आंसू को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है किसानों ने। जाट मैं पुनरावृत्ति करूंगी, स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि ये किसी भी तरह की वोट की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। यह पदक्षेप जो बीजेपी ने लिया है, मुझे लगता है इसे तो सराहना चाहिए और हमें स्वागत करना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान संगठनों के साथ हमारी बातचीत हो और इस समस्या का समाधान निकले, इसलिए अमित शाह जी और नड्डा जी ने सबको बुलाया। अखिलेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी, ये तो अच्छी बात है। 1-to-1 हम बातचीत कर रहे हैं किसानों से। जितना भी आप लोग भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश जी, अच्छा, वो 40 लोग में से वो 40 लोग 1-to-1 नहीं थे जो बात हो रही थी 11 राउंड के। देखिए अंजना जी, बात दरअसल में ये है, ये बीजेपी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। जब किसान आंदोलन चरम पे आया दिल्ली के बॉर्डरों पे शुरुआती दौर में, तो बीजेपी के लोग बताने लगे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सली है, चीनी है, पाकिस्तानी है। फिर कहा ये सिर्फ पंजाब के ही हैं
अब पंजाब में सूपड़ा साफ हो गया, तो अब फिर जो है बताने के जाट का है। तो ये जो बांटो और राज करो की स्टाइल है बीजेपी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हिंदुस्तान जानते हैं। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, और ये किसानों की ही बात है। इसमें जाति धर्म बीजेपी या मोदी जी या गोदी जी कोई लाते नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पंजाब का रिजल्ट दिख ही गया है, अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में दिख ही जाएगा। रैलियां हो ही रही हैं, इधर किसानों की भी हो रही हैं, कांग्रेस की हो रही है, प्रियंका गांधी जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। तो सब दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। और किसान जो पुश्तैनी खेती करता है उसको आप कहें कि तुम खेती किसानी नहीं समझ रहे, हम समझाएंगे। ये तो ठीक वही बात हुई कि मछली से कहो हम तुमको तैरना सिखाएंगे। अरे भाई, उसका पुश्तैनी काम किसानी है, और उस किसान को तुम कहो तुम किसानी नहीं जान रहे, हम जो बता रहे हैं वही बेहतर है। ठीक है, तो ये तो खुद अपने आप को मूड बनाने की बात है। तस्वीरें दिखाइएगा, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक बार ये तस्वीरें महापंचायत की दिखाइए एक एक करके। ये देखिए, ये प्रियंका वाड्रा जब इससे पहले सहारनपुर गई थी, वहां पर महापंचायत। इससे पहले दिखाइए, सचिन पायलट ने इससे पहले किया था दौसा में। और फिर जो मुजफ्फरनगर का था, जहां जयंत सिंह गए थे, ये देखिए, ये बिजनौर वाला भी दिखा रहे हैं हम आपको। ऐसी महापंचायतों के जरिए विपक्ष इस मौके में पंचायत पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं इन पंचायतों के जरिए? क्या वो जाट पॉलिटिक्स का शक्ति प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बना रहे हैं या नहीं? सीधा सवाल है आपसे। नहीं, हमारा तो अंजना जी सर्वजातीय संगठन है, हम तो किसी एक जात की बात नहीं करते। और हम तो पंचायतों के माध्यम से अपना संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जो आंदोलन का बिल्डअप करना था गांव-गांव में, हम उसको खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो यहाँ पहुंच नहीं सकते, हम उनके बीच पहुंच रहे हैं। और जब भी कॉल दी जाएगी वो अपने अपने लेवल पे करेंगे। हम तो अभी मूवमेंट को बिल्डअप कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की रणनीति ये है कि 1.5-2 महीने से बात ना करो, फसल कटाई का टाइम आएगा, चले जाएंगे। मैंने सारंगी जी से भी कहा था कि ईमानदारी से बात कीजिए, आपसे भी कहूंगी ईमानदारी से कि आप नहीं चाहते हैं, और ये स्ट्रैटेजी साफ नहीं दिख रही है कि जाट वोट बैंक का डर और खौफ बीजेपी के मन में पैदा करो, जिससे शायद वो आपकी बात मान ले। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, वरना इन पंचायतों का क्या मकसद है? नहीं, मैं देखिए, मैं तो ईमानदारी से अंजना जी बता रहा है कि उन्होंने कहा बंगाल में करेंगे पंचायत। बंगाल से क्या मतलब? वहां का किसान तो आंदोलन भी नहीं कर रहा है। धर्मेंद्र जी, आप कौन सा पर्दा, खुल के बोलिए। तो उनके वहां के किसान को भी बताएंगे ना कि नुकसान आपका भी होने वाला है। एमएसपी बंगाल के किसान को भी नहीं मिलती, महाराष्ट्र के किसान को भी नहीं मिलती, और ना केरला के किसान को मिलती, ना कर्नाटक के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि agritech.net एक वेबसाइट है भारत सरकार की, उसको आप खोल के देख लो। उसमें हर मंडी का रेट है, किस फसल किस रेट पे बिकी, तो आपको पता लग जाएगा कि एमएसपी देश में मिलती कहाँ है। तो ये तो पूरे देश का सवाल है ना, एक बीघे के किसान का भी सवाल है और 10 हेक्टेयर के किसान का भी सवाल है। तो हम उस किसान को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जो आपकी लूट हुई है एमएसपी न देने के माध्यम से, ओईसीडी की जो रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2016 तक भारत के किसानों को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और प्रत्येक वर्ष जो है 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है एमएसपी से न मिलने के कारण। तो हम तो वो बता रहे हैं। और ये जाट की जो बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, मंत्री जी है, उन्होंने कहा है कि जाटों में नाराजगी नहीं। तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि जाटों में ही नाराजगी है। वोट तो उन्हें सब लोगों ने दिया है ना। जब वो क्षेत्र में जाएंगे, 700 पंचायत बीजेपी ने कर ली, अब ये 112 जितना है वो कर लो। अब लोग ये भी तो पूछेंगे कि भाई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आप बताओ ना, गन्ने का 4 साल से रेट क्यों नहीं बढ़ा? वो लोग तैयार हैं, इनको गाँव में जाने दो। क्या तैयार है, क्या करेंगे? वहां की जो लोग जनता बिल्कुल तैयार है। जैसे उत्तर प्रदेश का किसान तैयार है, पश्चिम का, कि हम ये पूछेंगे कि जो भी भाजपा के प्रतिनिधि आएंगे कि क्या 4 साल में गन्ना उत्पादन में की लागत में वृद्धि नहीं हुई? और आप 4 साल से कारपोरेट के साथ खड़े हैं, 1 रुपया भी आपने नहीं बढ़ाया, 15,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान नहीं किया। तो ये तमाम सवाल है। अजय आलोक जी, क्या जवाब होगा इसका? देखिए, स्वाभाविक अंजना जी, स्वाभाविक है, विपक्ष अपना सवाल बनाते रहेगा और पेश करते रहेगा। लेकिन विपक्ष ये समझ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि धीरे धीरे इनकी रणनीति जनता के सामने बिल्कुल आती जा रही है। उदाहरण स्वरूप आज दिल्ली के बगल में आसपास किसानों को कितना जिमावड़ा बच गया, वो आप खुद जाके देख लीजिए। हमारा तो ये कहना है कि आप बहस पे क्यों नहीं आते? जब हम कहते हैं आपको संसद में या संसद के बाहर कि
किस कानून के किस प्रावधान से दिक्कत है तो उस पर आप बात ही नहीं करते। नहीं जी, कानून वापस ले लो, आप बहस नहीं करते। हम कहते हैं कि छोटे किसान सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा, आप कहते हैं नहीं जी, इस पर बात ही नहीं करनी। बिल्कुल, आप बात कीजिए, किस कानून से दिक्कत है। आलोक जी, हमारी दूसरी बात हो जाए बहस, आप कोई गैर तो आज तक के माध्यम से ही हो जाए। बिल्कुल हो जाए सर, मैं तो कह रहा हूं एकदम हो जाए। आप तो इतने दिन से लोग वही तो बोल रहे हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे कोई हो जाए। आपको कानून के किस प्रावधान से दिक्कत है ये तो बताइए। शुरू करते हैं, तीनों कानून में किस प्रावधान से दिक्कत है? अभी शुरू करते हैं, आप फायदा बताओ। देश तो जानना चाह रहा है तीनों का। मैं कह रहा हूं कि 3 कानून बताना चाहता हूं ने आपको। 3 कानून में किस कानून से दिक्कत है? अरे आप बताइए। आप मेरी बात सुनो तो बताऊं, आप सुनो कि पहला जो कानून है कृषि एवं व्यापार वाणिज्य एवं संवर्धन सरलीकरण, उसके जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल किसी भी बिल की मूल होता है, उसकी आत्मा होती है। उसकी आत्मा से समर्थन मूल्य का नाम हटा दिया गया, उसमें कहा गया कि उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। मैं आज तक के माध्यम से कहता हूं कि समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। उचित और लाभकारी क्या होता है? जो आपके बिहार में 1200 रुपए में गेहूं खरीदते हैं, 1100 रुपए में खरीदते हैं, वो है उचित और लाभकारी। ठीक है। और जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं का 1925 रुपए है। आप बताइए, इसका जवाब दें। ठीक है, बारी बारी से एक एक का जवाब लेंगे। इसका जवाब अजय आलोक जी। इसका जवाब है कि ठीक है, आप ये कहिए कि इस कानून में आप संशोधन कीजिए, आप इसमें एमएसपी डालिए। अगर तब सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तब तो कोई बात है, आगे बोलिए। आप जवाब दीजिए, मैं गलत कह रहा या सही कह रहा, आप ये बताइए। बस ये नुकसान मैं बोल रहा हूं, अरे आप कह रहे हैं कि उचित और लाभकारी मूल्य की जगह, एक मिनट, उचित और लाभकारी मूल्यों की जगह आपके संगठन को चाहिए इसमें न्यूनतम एमएसपी चाहिए, ये चाहिए ना आपको। तो आप बोलिए कि इस पर संशोधन लाइए, तब हम इस पर बात करेंगे। आपने ऐसा प्रस्ताव आज तक दिया है? बोल दिया आप दोनों ऐसा प्रस्ताव, यही बात तो कह रहे हैं कृषि मंत्री। आप संशोधन बताइए ना, करने को तैयार हैं। मैं अभी आपको मैं बता रहा हूं, संशोधन करने को तैयार है, आप करिए ना। मान लिया, मैं कहता हूं हमारा इसी का है। हाँ, हम संशोधन की बात करते हैं ना। आप एक कानून बनाओ इसके साथ में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून रहेगा, इससे नीचे की खरीद फरोख्त जो है, जो खरीद होगी वो गैर कानूनी होगी। ये हमको चाहिए, आप कराओ, हम तैयार हैं। नहीं, आपके कहने से क्या होगा धर्मेंद्र जी? हो गया हो तो अगला भी करेंगे कि आपके कहने से क्या होगा? आपके नेता लोग तो कह रहे हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं जाएगा। ये तो संशोधन हुआ, संशोधन के लिए मना लीजिए अपने टिकैत साहब को। अभी तो अंजना जी, अभी अरे हम मना लेंगे। अभी तो एक ही बात कही, बात तो मैं बहुत बताऊंगा। आज तो बहुत अच्छा अगला भी बताइए। अगर ये लाजवाब आप इनको कर दीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर टीवी पे इनको पूरा देश देखेगा। आप बोलिए, सारंगी जी जवाब देंगे, कृष्णवीर जी देंगे। बोलिए अगला पॉइंट। तो बोलिए। पहला तो आपका सॉल्व हो गया ना, संशोधन की बात है। एमएसपी पर सरकार भी गारंटी देने को तैयार है, लेकिन संशोधन के जरिए। अब सवाल अगला जो आप पूछ रहे हैं, अगला कानून की बात है, कानून की। अगली बात कहिए, एमएसपी पे संशोधन की नहीं, कानून की बात है। कानून अगली बात कहिए। अगली बात यह है कि जो मंडियां हैं, मंडी में जो खरीद होती है, चाहे बाहर खरीद हो चाहे अंदर खरीद हो, दोनों पे टैक्स लगना चाहिए। और जो एक पंजीकरण की व्यवस्था है, जो उसमें उसकी शिकायत निवारण प्रणाली है, उसके बारे में भी हम इसमें चाहते हैं कि जो भी मंडियां हो बराबर का टैक्स लगे। और जो शिकायत हो, शिकायत पे एक ऐसा सिस्टम बने कि क्यों जरूरत पड़े एसडीएम की भी। हम तो चाहते हैं कि गांव लेवल पे ही एक ऐसी व्यवस्था बने कि तुरंत शिकायत, उसका निवारण का तत्काल समाधान का संभव हो, 2 दिन में 3 दिन में हो। ऑप्शन सारे खुले रहे, लेकिन शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था, अगर एपीएमसी एक्ट में कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उस पर देश का कोई कानून नहीं लागू होगा। बताइए सारंगी जी, एपीएमसी एक्ट जो है शिकायत निवारण के लिए क्या विकल्प दे रहे हैं? जल्दी बताइए। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है, इस पर कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं तथा देश विरोधी शक्तियां गिद्ध जैसी मंडरा रही हैं। उन्हें लगता है किसी तरह इससे राजनीतिक फायदा ले लिया जाए। हम भी देश विरोधी हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर सरकार लगातार बातचीत करती आ रही है। 12 राउंड हो चुके हैं और मैं संसद की सदस्य हूँ।
लोकसभा की सदस्य हूँ। इस बार मैंने विपक्षी दलों को बात करते हुए संसद में सुना रूबरू, और पहली बार मुझे लगा कि इन लोगों के पास कुछ भी तथ्य ही नहीं है देने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपना धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, उन्होंने आह्वान दिया, शिकायत निवारण पर सवाल पूछ रहे हैं आप, तो ये पुरानी बातें बता रही हैं। ये बातें हमने कर ली है सारंगी जी, वो शिकायत निवारण के लिए कह रहे हैं। अजय आलोक जी आप या फिर कृष्णबीर जी आप इसका जवाब देना चाहें तो हम चाहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज वो अपनी बातें रखें हमारे, वही तो रख रहे हैं मैडम, वो रख नहीं पा रहे हैं, यही तो रख रहे हैं। और शिकायत निवारण का भी प्रोविजन आप तीनों लॉज ढंग से पढ़ें। शिकायत निवारण का प्रोविजन है, 7 संशोधनों के बारे में हमने बातचीत की थी। उन 7 संशोधनों में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एक इंक्लूजन था और उसको बढ़ाने की बात थी। वो संशोधन राज्य सरकार पे छोड़ने के लिए कहा गया है जी नहीं, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, वो राज्य सरकार पे छोड़ा है आपने। आप क्लॉज बाय प्रस्ताव में आपने ये लिख कर दिया था कि राज्य सरकार चाहे तो इनको अमेंडमेंट कर सकती है। देखिए प्रस्ताव मेरे पास है मैडम, मैं आप सम्मानित हैं, संसद की सदस्य हैं, प्रस्ताव हमारे पास आए थे। इनके अलावा भी सुनिए, उन 7 के अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम सादर आमंत्रित करते हैं। आप अष्टम बताएं, आप नवम बताएं, आप दशम बताएं, आप प्रस्तावित संशोधनों के साथ हमारे पास आए। अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो दिया गया है वो उसे आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, कृष्णबीर चौधरी जी, कृष्णबीर चौधरी जी। अंजना जी, पहला सवाल तो मेरा सबके सामने ये है कि उत्तर प्रदेश के किसान पूरी तरह गन्ने पर निर्भर है। उसको पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। इस पहले कानून से और दूसरे कानून से उसको कोई लेना देना नहीं था, आज भी नहीं है। उसे उसके गन्ने का भुगतान समय पर हो। और दूसरी बात, इस बाजार के खुलने पर धर्मेंद्र मलिक बैठे वो सुन रहा है, 6,34,000 कट्टे गुड़ की खरीद हुई है, स्टॉक हुआ है कोल्ड स्टोरेज में। मंडी के बजाय लोगों ने किसानों के क्रैशर पर घर पे जाके खरीदे हैं, 40 रुपए ज्यादा दे के खरीदे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मुसीबत का कोई मतलब नहीं था, घर पे गए और 40 रुपए ज्यादा दे के 40 किलो कट्टे पे लिया। इसलिए कि जो अब तक का जो झमेला था मंडी का, जो टैक्स का और जो गुंडागर्दी थी, उससे पीछा छूटा। और अडानी अंबानी ने नहीं खरीदे, ये मुजफ्फरनगर के उन्हीं व्यापारियों ने जो गुड़ के व्यापारी हैं उन्होंने खरीदे हैं। पहली बात। दूसरी बात आ रहा हूं कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अंजना जी, उसमें 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी और जेल साथ में, दोनों का प्रावधान है। किसी ने वहां विरोध नहीं किया। पश्चिम बंगाल की जो बात अब मैं सुन रहा हूं, वहां किसानों को जो सरकार 2-2 हजार रुपए की किस्त हर 4 महीने पे डालती है, वहां की सरकार ने तो सर्टिफाई भी नहीं किया वहां के किसानों के अकाउंट को, क्योंकि खतौनी होती है, आधार कार्ड होता है, बैंक खाता होता है। मैं एक मिनट चौधरी साहब, ठेका खेती की उदाहरण, कानून की चर्चा कर रहे हैं आप सुनिए बिल की, लेकिन जो परिस्थिति नहीं, कानून की चर्चा ये है, कानून की चर्चा। एक मिनट अंजना जी, मेरी बात सुनो, एमएसपी पर मेरी बात सुनिए। इन मुद्दों पे आज तक, लेकिन वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उससे मतलब नहीं है इनको। बात दूसरी है। यहीं से चर्चा शुरू करें। इस बीच आपको बता दें, कल रेल रोको अभियान किसानों का होने वाला है। किसान नेताओं ने इसका ऐलान किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि किस तरह की तैयारी इस वक्त सरकार की तरफ से की जा रही है। रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां लगाई है कल के लिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम। अभी 26 जनवरी और चक्का जाम वाले जो विवाद है वो खत्म नहीं हुए हैं। अब कल रेल रोको अभियान होने वाला है। देश भर में रेल रोकने का किसानों का प्लान है। और इस बीच सरकार ने अपनी तरफ से परिस्थितियों को संभालने के लिए, ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, कई कदम उठाए हैं। वापस हम चर्चा में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको सुनाते हैं, हमारे सहयोगी कुमार कुणाल ने बात की है राकेश टिकैत से। क्या कह रहे हैं वो इन पंचायत पॉलिटिक्स पर और इसी के साथ कल के रेल रोको पर। जल्दी से सुन लेते हैं, फिर चर्चा।
आपकी रेलगाड़ी तो जो है ये आंदोलन की वो तो चल रही है, लेकिन देश का कह रहे हैं रेल रोकेंगे। नहीं, हम तो रेल चलवाएंगे, उसके लिए तो आंदोलन रोक के और रेल चलवाने की बात करेंगे कि रेल चलाओ। पूरे देश सरकार ने रेल रोक रखी, पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी, देश की जनता दुखी है, तो रेल चलनी चाहिए देश में। लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि रेल रोक के आप कह रहे हैं रेल चलवाने के लिए, और रेल चलवाने में किसानों का क्या योगदान? एक आधी ट्रेन आ रही, उस पर माला डाल देंगे, उनके लोगों को पूछेंगे भाई क्या परेशानी है। रेल अगर ज्यादा चलती तो रेल में तो फ्री चलने वाले थे, रेल का सबसे ज्यादा स्वागत तो हम करें। अगर रेल जितनी रेल थी वो चलनी चाहिए ना। रेल को कहाँ प्लान बना रहे कि रेल ना चले देश में? 8-9 महीने से हो गए, 1 साल हुआ रहा, रेल रोक के गिर दी सरकार ने। उन्हें कोई का आरोप है कि आप तो पूरे देश को पटरी से उतार रहे हो। आप कह रहे हो क्या कि रेल रोक? ना, उन्हें पटरी से तो सरकार ने उतार रखी। मतलब फरवरी मार्च से लगा के रेल सारी बंद है, अब मार्च अप्रैल से तो रेल चल नहीं चाह। अच्छा, अब जो मामला है, आप हाईवे पे बैठे हुए हैं, NHAI जो कि हाईवे चलाती है, वो यूपी सरकार को कह रही है कि हाईवे खाली करवाइए आप। तो करवा लो ना, वो पिछला वाला है उसको चलाओ, ट्रैफिक तो पूरा चल रहा था यहाँ पे, वो क्यों बंद कर दिया? हाईवे तो बहुत चौड़ा है, हम तो 2 ही तो रोड पे बैठे, और तो खाली है पूरा, चलना चाहिए वो। हम भी कह रहे चलो। तो जो आप कह रहे हैं कि आपने 2 रास्ता घेर रखा है, तो अगर उस पर बैठे हम कहाँ घेर रखा है? उस पर भी ट्रैफिक चलता था। तो बहुत चौड़ी सड़क है, तो 16 लाइन का हाईवे है, ये खोलो ना। दिल्ली ने घेर रखा बंद, जनता को दुखी करने के लिए उन्हें बंद कर रखा। ये जनता की समझ में आना चाहिए। कृष्णवीर चौधरी जी, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि पटरी से तो सरकार उतरी हुई है, हम तो 1 दिन रोकेंगे। अंजना जी, पहला कानून जो है बाजार खोलने का, विकल्प देने का है। अब तक जो व्यवस्थाएं रही हैं उससे किसान कर्जे में ही मरा, कर्जे में ही रहा है। अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी थी और वही उसी के लिए कांग्रेस की नीतियां अगर अच्छी होती तो किसान की दुर्गति क्यों थी? वही कांग्रेस आज क्या समर्थन दे के क्या साबित करना चाहती है? मेरा सवाल एक तो ये है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं उसको, चर्चा को छोड़ो, 8 साल तक रद्दी में फेंक दी गई। मेरा कहना यह, जो किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाजार खोलने के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे, चौधरी चरण सिंह कहते रहे कि बाजार में किसान को खड़ा होना चाहिए, विकल्प मिलना चाहिए। अब विरोध क्यों है? जिन लुटेरों ने लूटा है किसानों को, उनके हमदर्दी कैसी है, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात यह, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई जबरदस्ती नहीं है, ये हम लोगों की मर्जी है, हम करें या ना करें। अच्छा लगेगा करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। करने की बात इसलिए आ रही है कि जो सब्जी और फल है, सब्जी और फल है 3 और 4 रुपए किलो फेंकना पड़ रहा है। मेरी बात सुनिए, अब आप बीच में मत बोलिए। 3 और 4 रुपए किलो की सब्जी फेंकनी पड़ रही है और वो दिन में 25 रुपए की हो जाती है 4 घंटे में, तो लूट नहीं है किसानों के साथ? ये है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एसडीएम डीएम में सरकार से जब ये मांगा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, तो सरकार ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तैयार हैं। और चौथी बात ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल है, उस सवाल को ये 41 के 41 नेता क्यों नहीं कह रहे? सरकार से एक ही बात क्यों नहीं बात हो रही कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसका लाभ सारे देश के किसानों को मिले? वो नहीं कहेंगे, बल्कि ये उल्टा बोलेंगे काले कानून है। कौन सा कानून सफेद है मुझे ये तो बता दें। आज तक कोई बिंदुवार बात करनी पड़ेगी, बिंदुवार बात नहीं करी। 45 घंटे में, अंजना जी मेरी बात सुनिए, 45 घंटे में सिर्फ पराली के बिंदु पे चर्चा हुई, सिर्फ ट्रैक्टर पे चर्चा हुई, दोनों बात पे सरकार ने माना। कॉन्ट्रैक्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पे हुई, सरकार ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जो है आप चाहते हैं एसडीएम के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर सीधे कोर्ट में फंसा देंगे तो उसमें बवाल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूं कि जिला लेवल पर अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी बन जाए और उसमें किसानों की भागीदारी हो तो उसमें ज्यादा आसानी से समाधान होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो देश के 25 प्रदेशों में हो रही है। ये जो झूठ बोल रहे हैं सारा कि जमीन छिनेगी, इससे मुझे शर्म आती है
है धर्मेंद्र कि जी इतना जवाब बड़ा देंगे आप। धोखा किसानों के चौधरी नाम जी। पर जनसभा किसानों में- को ये देना जनसभा में बैठे हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हम झूठ अंजना नहीं जी, बोल हम सकते। जनसभा में बैठा हम है क्या? एमएसपी की बात कहते हैं, आज भी कहते हैं, लेकिन जमीन छीनेगी ये झूठ है। ठीक है, झूठ धर्मेंद्र जी झूठ। जवाब दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी धोखा जवाब है, दे रहे हैं, फिर किसानों अखिलेश के जी नाम के पे धोखा है। ये शुद्ध रूप में राजनीति है और ये तमाम विरोधी दल पानी जो पी आज लो, तक अपराधी पानी है पी लो, किसानों को पानी पी लो। बोलिए आत्महत्या धर्मेंद्र जी, करवाने के बोलिए लिए आप। वो हमदर्द हो गए हैं। ये हमदर्द हमारी कासे हो नौकरी गए पक्की हो गई, हैं। ये पानी हमदर्द पी नहीं लो। है, ये राजनीति कर रहे हैं बस। बोलिए। शर्म आती है मुझे। चौधरी साहब अगर आपके ध्यान हो तो हम सब इन्हीं मुद्दों पर लड़ते रहे हैं और आप जो है हमेशा इनका सबका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी से कुछ प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, मैं आज लेकिन भी जो एमएसपी आपकी आत्मा का सच है, वो अभी बाहर मैं नहीं आ आज रहा। भी एमएसपी के नहीं, लिए देखिए मैंने ये कहा एमएसपी और बाजार खोलने का विकल्प किसान यूनियन ने मांगा। दो मुद्दे हमारे बड़े हैं, बहुत बढ़िया। दोनों मुद्दे बड़े हैं, बाजार खुले चौधरी साहब, और एमएसपी की चौधरी व्यवस्था साहब, हो। एमएसपी जरूरी है बस। ठीक है, हम अब आज भी धर्मेंद्र जी का एमएसपी जवाब। की बात करेंगे। तो यही तो लड़ाई है जरूरी चौधरी है। साहब। चौधरी साहब यही तो लड़ाई है। आप अब की बैठक में आप ये आओ, काले कानून वार्ता कहां से कराओ, हुए? यही तो लड़ाई है। देखिए, देश में किसान को ये जो नेतागिरी चल रही काले है, कानून- ये जो वामपंथियों का, ये काले ये जो कानून आप समय वामपंथियों दो का, तो मैं कांग्रेस बताऊं। का और पंजाब के उन दलालों का, सुनो, पंजाब के उन दलालों का साहब, सुनिए तो जिन्होंने सही। पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से 800-900 रुपए के धान खरीद नहीं, कर नहीं, और आप ये नहीं कह एमएसपी पे सकते। आपूर्ति करी कृष्णवीर जी, उन मैं दलालों आपका के सम्मान साथ करता जिनका हूं, पर विरोध आप आज ऐसे तक बात हमने नहीं किया, कह सकते। हम कभी देखिए, समर्थन अब नहीं आपको करेंगे। सुनना होगा। किसानों नहीं, के नहीं, दुश्मन है गलत ये बात। लोग जिनके अरे साथ चौधरी हम साहब, खड़े नहीं देखो, होंगे उनके साथ। लिहाज इन्होंने एक लिमिट लूटा। तक का होता अब है, सुनो, आपको सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ऐसी बात ये नहीं है, आप ऐसा योगेंद्र नहीं बोल यादव सकते। का आर्टिकल नहीं, पढ़ो, नहीं। 2018 का नहीं, नहीं। आर्टिकल पढ़ो। उसने खुद कहा कि 7,000 करोड़ का चौधरी भ्रष्टाचार साहब, योगेंद्र ये यादव को पंजाब कौन में एमएसपी कंसीडर के करता नाम है? पे मैं कर तो रहे अपना हैं। नेता नहीं मानता योगेंद्र यादव को। मैं नहीं तो नहीं, राकेश कौन नहीं टिकैत जी कर को नेता रहा। मानता योगेंद्र हूं। यादव तो सारा एजेंडा देखिए। सेट कर रहा है। योगेंद्र यादव ने ही एजेंडा सेट किया है, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, हो सकता। चौधरी साहब, हमारे और तुम्हारे हाथ में एजेंडा नहीं है। चौधरी साहब, एजेंडा चौधरी अंतर्राष्ट्रीय साहब, स्तर। सुनो मेरी बात। चौधरी साहब, आज मुझे दुख इस बात का है नहीं, नहीं। कि किसानों के नाम पे लाल किले पे गुंडागर्दी, दिल्ली पुलिस में हमारे बच्चे हैं उनके साथ अत्याचार किया। ये गुंडे हैं, नहीं, ये अब ये देशद्रोही तो यहाँ लोग हैं, बात कर लो, इनका यहाँ हम बात समर्थन कर नहीं लो। करेंगे। चौधरी और साहब, एक बात सुनिए। और बता दूं, एक बात और बता दूं, ठीक है। पूरे देश अरे में सुनो चलो, चौधरी साहब, मैं चलता आप हूं, काले हर कानून आदमी सुनो गाली कैसे दे रहा है, हैं। हर नहीं, आदमी कह रहा अब है आप ये कि छोड़ दो बातें। इन्होंने लाल किले पर गुंडागर्दी करी है, इन्हें कोई किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, इन्हें किसान बर्दाश्त अब नहीं चौधरी करेगा। साहब, आप चलो ये मेरे कहो साथ। कि आप ठीक है, उनको जवाब मैं सुन कल भी लीजिए गया, सर, मैं परसों भी जवाब गया। सुन लीजिए। नहीं, ये कश्मीर नेतागिरी जी, नहीं आपने चलेगी। अपनी बात आपने नहीं अपनी चलेगी बात ये। रख दी है मैं सर। समय दे प्लीज, रहा था आपको। अब आपसे मैं शांति है। गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा जवाब सुनिए सर, बाकी लोगों का भी मैं ले लूंगी, कंक्लूडिंग तुम रिमार्क ले करो जो लूंगी। अगर करना। आप पर पर्सनल आरोप लगाएंगे मैं जवाब आपसे ले लूंगी, प्लीज दुख जल्दी से। होता है धर्मेंद्र जी जी, मुझे। फिर अखिलेश जी के पास। दुख धर्मेंद्र होता है भाषण मुझे, सुनने के लिए बैठे बहुत हैं, दुख इन होता लोगों को है। गाली गलौज सुनने के लिए बैठे हैं। धर्मेंद्र जी, तब से बोले जा रहे हैं। देखिए उर्दू कृष्णवीर जरूरत जी, है। अब क्या मैं क्या अब बोले मैं जा रहे हैं आपको बता कृष्णवीर दूं जी? कि आपने जो जो बातें कही हैं, अगर आप करार खेती की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि धारा 2D, धारा 2G की 2 और धारा 8 का ख स्पष्ट ये कहता है कि कंपनियां खेती कर सकती हैं। कंपनियां खेती करेंगी, उसकी डोल तोड़ के बड़े बड़े खेत बनाएंगी। वो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खेती नहीं करेंगी। वो जो जबरदस्ती नहीं हो इंटरनेशनल सकता। मार्केट में जो आवश्यकता होगी, कोई जबरदस्ती फूल हम की नहीं खेती करेंगे। करेगा, कोई हम दूसरे हमारे तरीके की खेती करेगा। 10 साल ठीक में है। हमारे हाथ से जमीन ठीक है। चली जाएंगी, मैं ठीक गारंटी है, देता इस हूं। पर वो कह रहे हैं और कि आपने जोर भी चौधरी जबरदस्ती साहब नहीं की हो बातों का सकती। अभी समर्थन चर्चा किया इस है। पर जारी आज रखेंगे। से अखिलेश जी पहले के पास किया मुझे है। जाने दीजिए। धर्मेंद्र जी, नहीं, नहीं, आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ। ठीक है अखिलेश जी, ये कहना है कृष्णवीर चौधरी जी का कि आप लोग भी इस बहाने पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये सवाल भी है कि क्या आपको लग रहा है ये क्या पश्चिमी है? उत्तर प्रदेश में ये हिंदुओं कौन को है? बांटकर जाट पॉलिटिक्स के जरिए अपनी नींव फिर अब से सुनिए, खड़ी सुनिए। की जा सकती है? अखिलेश, ये कौन है कृष्णवीर सिंह चौधरी? इनको कौन पूछता है? यहाँ अपना एक- दम अहंकार और वो जरूर शब्दों का प्रयोग करके अपनी पीड़ा प्रकट कर चुके हैं। मुद्दों पे बात होनी चाहिए। उनका प्रवचन सुनाने के लिए आपने बिठा रखा था। ये अभी भाजपा के प्रवक्ता ने साफ साफ शब्दों में कहा ये देश विरोधी शक्तियां हैं। जब से मोदी जी आए, जो असहमत है वो देश विरोधी हो जाता है। पूरी सरकार समझा रही है, मोदी जी समझा रहे हैं, उनके मंत्री समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री समझा रहे हैं। दरअसल में बात किया है ना, ये वोटरों की नहीं सुनती है जो दिल्ली की सरकार है। ये वोट देने वालों को नहीं पूछती है, ये नोट देने वालों को पूछती है। समस्या यही है, वरना काम हो जाता। अभी आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की। आपको पता
पता है, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में कर देने का एक्ट है।
लेकिन आज के तारीख में भी 10,000 करोड़ रुपया यूपी में गन्ना किसानों का इस साल का और पिछले साल का मिला के बकाया है। पिछले महीने सितंबर महीने में पार्लियामेंट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 10,174 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। आज के तारीख में गन्ने का रेट नहीं तय है, सरकार ने नहीं तय किया है। जो गन्ने की रेट तय होती है पर किसान बिना रेट का गन्ना बेच रहा है। और ये वजह है ना, यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो किसान अगर लामबंद हो रहे हैं। अजय आलोक जी, वक्त की बहुत कमी है, सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कहनी होगी, ब्रेक लेना ही लेना है मुझे। अजय आलोक जी, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि बिहार के बारे में जो कह रहे हैं कि किसानों को 800, 900, 1200 में धान बिक रहा है, तो जरा पता कर लीजिए जाके 35 लाख मैट्रिक टन हम प्रोक्योर कर चुके हैं 1798 जो एमएसपी के रेट पे, और हमारा लक्ष्य 45 लाख का है। इसलिए गलत जानकारी आज तक पे मत दीजिए। और आप कांग्रेस पार्टी को तो ज्ञान ये आना चाहिए प्रवचन देने के पहले कि 1.25 कोशिश करेंगे फिर से इसी पैनल के साथ, क्योंकि जिस तरह से सब अपनी अपनी बातें, और अच्छी बात ये थी कि सबने कानून को लेकर अपनी पूरी जो जानकारी है वो इकट्ठा की थी, पढ़ लिख कर आए थे। एक तरफ है पंचायत पॉलिटिक्स, तो दूसरी तरफ जाटलैंड की जंग में अब बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी अपने नेताओं के जरिए। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।